जी अस्सलाम वालेकुम। देश और प्रदेश के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। मैं हूँ दिल एहसान और आज आपकी ईमेल्स के साथ एक मर्तबा फिर हाज़िर हूँ। आपकी ईमेल जो हैं ये इतनी ज़्यादा तादाद में आ चुकी हैं। मेरी कोशिश तो ये थी कि सबको जो है वो जवाब देकर किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियोस बनाई जाएँ, लेकिन आपकी ईमेल जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करूँगा, जल्दी से चलता हूँ आपकी पहली ईमेल। ये आतिफ़ साहब हैं जी, लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। आई नीड द मेक फाइल फॉर विज़िट वीज़ा, इज़ देयर एनीथिंग यू कैन हेल्प विद। और आतिफ़ साहब बड़ी शॉर्ट सी आपने ईमेल भेजी है, कोई इसमें डिटेल नहीं है, तो इसका मैं क्या जवाब दूँ और किस किस्म की मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ये अगर आप कोई इसकी कोई प्रॉपर क्वेश्चन पूछते तो मैं लाजमी आपको इसका आंसर करता। तो बाकी हेल्प करने के लिए ही बैठा हूँ, हेल्प करने के लिए ही ईमेल है और हेल्प करने के लिए ही हमारा ग्रुप है पाकिस्तानीज इन पुर्तगाल। आप उसको ज्वाइन कर लें और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप उसमें लाजमी पोस्ट करें, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा। अगर मैं जवाब ना दे सका तो हमारे ग्रुप के जो दूसरे मेंबर हैं वो आपको गाइडलाइन दे सकते हैं। इसके बाद हाफिज़ उमर साहब हैं, इन्होंने जॉब सीकर वीज़ा की के बारे में ईमेल लिखी है। इन्होंने लिखा जी, डियर दिल भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका थोड़ा टाइम चाहिए। ब्रदर, मैंने जॉब सीकर वीज़ा के लिए ख़ुद अप्लाई किया था IEFP में और यस्टरडे मुझे एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव हो गया है। तो यहाँ तक मैं आपकी ईमेल पढ़ने के बाद आपको ये लाजमी कहूँगा कि पिछली 2-3 वीडियोस में भी मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो आप IEFP की डिक्लेरेशन करवाते हैं, इसको प्लीज़ आप ये मत समझें कि आपने पता नहीं कौन सी ऐसी, मैं लास्ट टाइम भी वीडियो में यही समझा रहा था बार बार कि इसको जॉब सीकर वीज़ा मत समझें। इसको ये ना समझें कि ये कोई बहुत बड़ा काम आपने कर लिया है। ये सिस्टम जनरेटेड एक, जैसे आप समझ लें आप ईमेल अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, अपनी डिटेल डालते हैं, पासवर्ड रखते हैं और उसके बाद उसे ओके करते हैं तो आपका ईमेल बन जाता है। तो ये उसी तरह ये IEFP की डिक्लेरेशन आपको सबको, जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करनी है उनको लाजमी रिसीव होगी। तो ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है। इसके बाद आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखी है, एक्सपीरियंस लिखा है और इसके बाद आप लिख रहे हैं 25 जुलाई 2023 को मैं पाकिस्तान से सऊदी आया हूँ और ओपन वर्क परमिट और IEFP एप्लीकेशन में भी कंट्री ऑफ रेजिडेंस सऊदीया का ही लिखा है। और आगे इन्होंने लिखा जी, नाउ माय क्वेश्चंस, मुझे वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अगर आप जॉब सीकर वीज़ा की बात कर रहे हैं तो सर, जॉब सीकर वीज़ा पे इसी पेज पे पूरी वीडियो मौजूद है, आप वो देख लें। मैं इस वीडियो के एंड पे भी कोशिश करूँगा कि अगर उसका लिंक जो है वो आपको मिल जाए ताकि आपके लिए आसानी रहे। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए और पाकिस्तानी अकाउंट की चल जाएगी। अगर आपके नाम पे या पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पे भी है तो ये बैंक अकाउंट चल जाएगा। फिर यही कहूँगा, अगर आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए कह रहे हैं तो ये 760 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये बनते हैं जी 2280 यूरो। ये आपके अकाउंट में होने चाहिए और इसको पाक रुपीज़ में आज की ट्रांसफ़र के रेट के हिसाब से आप चेक कर लें। तीसरा क्वेश्चन लिखा जी, लास्ट क्वेश्चन, जॉब सीकर वीज़ा के क्या चांसेस हैं मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो देखें, आपने ये जो प्रोफाइल लिखी है माशाल्लाह, आपने CIA PGD मैनेजमेंट लेवल 7 फ्रॉम UK और इसके अलावा इन अकाउंटिंग लेवल 6 फ्रॉम UK। तो देखें, आपकी क्वालिफ़िकेशन तो माशाल्लाह नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन मसला ये है कि आपके पास लैंग्वेज नहीं है और पुर्तगाल में इसका इस्तेमाल होगा। आपकी एजुकेशन कहाँ पे जाके अप्लाई होगी, ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि मेन जो है वो लैंग्वेज बैरियर है। और दूसरा ये है कि आप अभी से कोशिश करें और इसके अलावा अगर आप विज़िट वीज़ा पर भी जाते हैं तो वहाँ पे जाके फ़ाइल लॉक करके भी आप रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं। इसके बाद आपने लिखा है, ब्रदर आपका बहुत शुक्रिया, प्लीज़ अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर अप्लाई कर दें, जज़ाकल्लाह। उमर साहब हैं जी, तो जनाब टाइम ही टाइम है आपके लिए। और अगली अभी ईमेल है जी सलीम साहब की। इन्होंने लिखा है, दिल एहसान भाई, माय नेम अब्दुल फ्रॉम हैदराबाद, पाकिस्तान, 2 child, 11-year daughter and 4-year son. I applied for an
Italian embassy, Italy, France, Switzerland, visit visa in November 2018 and was refused. After that, I applied a Turkish visa in March 2019. That also was refused. That after I didn't apply. My travel history in 2009, Dubai, and second trip to Australia 2011. I am going to apply again soon. Should I apply to Italy or another country, Spain, Netherlands, Germany, etc.? Or my cousin owns a small business in Portugal. He can apply for a work visa or business partnership D2 visa. I have some investments. I can invest in Portugal. If my cousin business, he can apply for me for a work visa. How much turnover over or tax return and how many years old the business, etc. If I took partnership and some amount of investment, do a D2 visa, it is possible to D2 visa from Pakistan. What should I do now? Please reply soon by email. Best option for me. थैंक यू। और आगे लिखा है जी इन्होंने अपना नाम। तो देखें सर, आपने जैसे बताया कि आपका तुर्की का वीज़ा भी रिफ्यूज़ हुआ है और इसके अलावा आपने लिखा है जी कि इटालियन एम्बेसी, और आपने ब्रैकेट में इटली, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ये पता नहीं कैसे आपने लिखा है, कोई शेंगन वीज़ा की ही बात कर रहे हैं या कुछ और आप बात कर रहे हैं। तो देखें, इतने ज़्यादा आपके जो वीज़ाज़ वगैरह हैं रिफ्यूज़ हुए हैं, आपको तुर्की ने भी वीज़ा नहीं दिया। और मुझे आपकी ये मैसेज देखते हुए वो नज़र याद आ गया जो मैंने अभी एक रीसेंट इंटरव्यू किया था, जो दोस्त दुबई से मुझे स्पेशली मिलने के लिए इंग्लैंड आए थे और उनका भी हॉलैंड का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, उसके बाद तुर्की का भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था और उसके बाद यूके का वीज़ा उनका 2 मरतबा रिफ्यूज़ हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उनको फिर तीसरी अटैम्प्ट पे यूके का वीज़ा मिल गया है। ये जो आपने लिखा है, शुड आई अप्लाई टू इटली और अनदर कंट्री, स्पेन, नेदरलैंड, जर्मनी, तो देखें, आप हर उस कंट्री का वीज़ा ट्राई कर सकते हैं जहां से आपको प्रॉपर इनविटेशन लेटर या स्पॉन्सरशिप लेटर कोई भेज सकता है। आगे जो आपने बात की है उसका इसके बाद मैं आपको थोड़ी डिटेल बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये है कि अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर, आपका कोई दोस्त अगर यूरोप में कहीं सेटल है तो उससे आप इनविटेशन लेटर मंगवाएं, स्पॉन्सरशिप लेटर मंगवाएं और उसकी बेस पर अप्लाई करें। अगर आप बगैर किसी रीज़न के आप अप्लाई करते हैं, जैसे आपने ये इटली और स्पेन और नेदरलैंड, जर्मनी वगैरह लिखा है, तो देखें एम्बेसी ने, हमारे स्पेशली मुल्क के जो हालात हो गए हैं, तो हर बंदे की कोशिश ये है कि वो जल्दी से जल्दी पाकिस्तान से बाहर निकले। तो बेहतर ये है कि आप उस जगह का अप्लाई करें जहाँ पे आपका कोई फ्रेंड और फैमिली मेम्बर है। दूसरी बात ये है कि आपके पास रीज़न भी होनी चाहिए कि आप ट्रैवल क्यों कर रहे हैं। वहाँ पे कोई आप अगर बिज़नेस की कोई रीज़न है, अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपका जाना ज़रूरी है, तो तब देखें वीज़ा मिलता है। अगर आप बगैर रीज़न के आप ट्राई करेंगे तो पहले ही आपके पास रिफ्यूज़ल इतने ज़्यादा इकट्ठे हो चुके हैं। और अगर मैं आपकी जगह होता तो जब मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, मैं उसी एम्बेसी में जैसे ही कोई 3 महीने गुजरते, 6 महीने गुजरते, और जिन चीज़ों की वजह से उन्होंने मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ किया, क्योंकि आपके वीज़ा के रिफ्यूज़ल लेटर तो नहीं साथ आए, तो मैं उसी एम्बेसी में फिर ट्राई करता। तो ये एक आपके लिए थोड़ी सी मैंने वे आउट बता दिया, अब आपको बेहतर पता होगा क्या करना है। बाकी देखें, ये जो आपने D2 वीज़ा का कहा, D2 वीज़ा में भी मेरी जो प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से बहुत से लोगों के रिफ्यूज़ हो रहे हैं। और सब लोग जो हैं, कोई भी किसी भी चीज़ का पता चलता है तो उसमें ये जो एजेंट माफिया गुजर जाता है, तो ये सीधी चीज़ों को भी बड़ा मुश्किल बना देता है। तो D2 वीज़ा में भी अगर तो आप जैसे ये आप लिख रहे हैं कि आपके जी वहाँ पे कज़न वगैरह हैं और बिज़नेस है, और दूसरा आपने वर्क वीज़ा की भी बात की है, तो देखें ये चीज़ें सारी बिल्कुल लीगली पॉसिबल हैं, आज की डेट में भी हैं। लेकिन एम्बेसी इसमें कुछ करती है या नहीं करती, देखें मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। अगर आपका बिज़नेस प्लान जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा जो आप वर्क वीज़ा की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ से आपके कज़न आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भेज सकते हैं, और फिर आगे वीज़ा तो एम्बेसी ने देना है, लेकिन आप ये सब कुछ कर ज़रूर सकते हैं जो आपने
लिख कर भेजा है। और ये जो बच्चों की उम्रें आपने लिखी हैं, ये जब आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा तो उसके बाद आप इमिग्रेशन पर्पस के लिए लेकर आ सकते हैं। इसके बाद अतीक साहब हैं जी, लिख रहे हैं, डियर अदील साहब, आई ट्रस्ट यू आर वेल, माय नेम इज़ अतीकुर रहमान। नाम मैंने पूरा ले दिया, आगे कोशिश करूँगा इनकी हाइड करने की डिटेल अगर कोई पर्सनल ऐसी हुई। एंड आई एम रनिंग दी ट्रेडिंग हाउस ऑफ, अब थोड़ा सा कर लेते हैं इसको गोल, एंड स्पेशलिटी। फिर आगे इन्होंने लिखा जी, इन पाकिस्तान, काम की जो नेचर है इनके बिजनेस की। आई एम फ्रीक्वेंटली ट्रैवलिंग टू यूरोप टू पार्टिसिपेट in and attending the various exhibitions, especially in Germany, Italy, and France. I am interested in the D2 visa category and would like to start the same business with almost 30 to 50k euros starting investment. I want to seek step-by-step guidance and information from you regarding documentation and registration process in Portugal, how to get NIF and open the account, and other necessary documentation. देखें यहाँ पे ये इसको मैं स्टॉप करूँगा। निफ नंबर आप ऑनलाइन ले सकते हैं, किसी लॉयर को रिप्रेजेंटेटिव बना के कर सकते हैं, किसी टैक्स कंसल्टेंट से रब्ता कर सकते हैं, किसी अकाउंटेंट से रब्ता करते हैं। ये सब कुछ आपको गूगल पे बड़ी आसानी से मिल सकता है। और इसके अलावा ये जो अकाउंट ओपनिंग का है, इसमें भी आप D2 वीज़ा या D7 वीज़ा या कोई भी ऐसा वीज़ा जिसमें ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो आप उस बैंक को ईमेल करेंगे। आप पुर्तगाल के जो 5, 7, 10 जितने भी आपको बैंक नज़र आते हैं ऑनलाइन, तो उनको डायरेक्टली ईमेल करें कि जी मैंने इस पर्पज़ के लिए करना है, तो फिर वो आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस करके इसमें हेल्प करेंगे। इसके बाद है जी, वेयर टू फाइंड अ लीगल टीम फॉर प्रोसेसिंग एंड सबमिटिंग टैक्सेस। तो टैक्सेस की जो बात है, जब आप पुर्तगाल में आ जाएंगे, आप गूगल मैप में अकाउंटेंट लिखें तो आपको जितने कहेंगे, जितने कोशिश करेंगे उतने अकाउंटेंट मिल जाएंगे, तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है। व्हेन डू आई नीड अ रेजिडेंस एंड इट्स डॉक्यूमेंटेशन इन पोर्चुगल। देखें, बिजनेस करने के लिए, काम करने के लिए आपके पास रेजिडेंस कार्ड है या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही आपका ये जो निफ नंबर आपने लिखा है ये आप लेंगे, तो उसके बाद आप लीगली सब कुछ कर सकते हैं। और इसके बाद आपने लिखा जी, इज़ अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान सूटेबल और कैन आई ट्रैवल डायरेक्ट टू लिस्बन फॉर डॉक्यूमेंटेशन एज आई ऑलरेडी हैव शेंगन वीज़ा। तो आपके सवाल में ही इसका जवाब है। तो मेरा ख्याल है जब आप फिज़िकली वहाँ पे होंगे तो ये चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी आपके लिए। और इसके बाद प्लीज़ आल्सो शेयर द अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सो आई विल अंडरस्टैंड एंड इनिशिएट द प्रोसेस अकॉर्डिंगली। तो ये जो आपने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सर D2 की वीडियो आप देख लें, और इस वीडियो के एंड पे आपको उसका लिंक भी शो हो जाएगा। तो उसके बाद आगे जी, इफ़ पॉसिबल प्लीज़ शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर टू कॉल यू फॉर डिटेल्ड गाइडेंस। तो मेरा नहीं ख्याल सर किसी गाइडेंस की आपको ज़रूरत रह गई है। ये 2 वीडियोज़ आप देख लें, D2 की जो मैंने आपको बताई है, और इसके अलावा पुर्तगाल का पहला रेजिडेंस कार्ड लेना, वो भी आप देख लें। तो आप ये बड़ी आसानी से इंशाल्लाह वीज़ाज़ वगैरह का जब आपका कोई इशू नहीं है तो आप जाके भी कर सकते हैं, और वहाँ पे रह के भी आप फाइल लॉक करके भी पेपर ले सकते हैं। इसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखा है, माशाल्लाह बड़ा प्यारा नंबर है जी। मेरा भी बड़ा ज़बरदस्त नंबर था किसी ज़माने में, लेकिन वो सिम ही दोबारा पता नहीं, कोशिश तो बड़ी की है और बड़ी दूर तक गया हूँ, लेकिन अभी तक नहीं मिली। आपका नंबर बड़ा अच्छा है। इसके बाद है जी, सारा ने लिखा जी, अस्सलाम वालेकुम, आई वांट टू सेटल इन पोर्चुगल विद माय फैमिली। आई एम 50 years old and worked in different hotels. I am running my home-based food business. What is the easy way to come and get the residency? How much funds are required? Can we buy Portugal visa? Please help. तो सारा जी देखें, ये जो आखिरी आपने बाय वीज़ा का है, तो लोग तो दुनिया तो बहुत कुछ करती है, लेकिन मैं आपको कभी भी इस तरह की गाइडेंस नहीं दूंगा कि आप ये वाला तरीका अपनाएं। और अगर आप लीगली वीज़ा ले सकती हैं, जैसे मैं अभी वीडियो के शुरू में भी बता रहा था, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है, कोई भी फ्रेंड है, या जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई इनविटेशन लेटर भेजा जा सकता है, स्पॉन्सरशिप लेटर भेजा जा सकता है, तो उसकी बेस पे आप अप्लाई करें। अदरवाइज़ अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं तो D7 वीज़ा ये आपकी पैसिव इनकम से रिलेट करता है। आप D7 की वीडियो देख लें यूट्यूब के पेज पे। तो ये कुछ ऑप्शंस पॉसिबल तो हैं जिसमें अगर आपकी इनकम इतनी है। इसके अलावा
डिजिटल नोमैड वीज़ा, खैर उसमें इनकम बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन पैसिव इनकम जैसे आपने बताया आप 50 ईयर्स हैं और इसके अलावा आपका होम बेस्ड फूड बिजनेस है, तो वीज़ा लेना देखें सबसे मुश्किल काम है किसी भी कैटेगरी में। ये इस यूट्यूब के पेज पे भी आपको गाइडलाइन मिलेगी कि आप किस कैटेगरी में वीज़ा वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो अगली ईमेल है जी अमनदीप सिंह वसीर, और इनका मैंने पूरा नाम ले दिया, तो आगे कोशिश करते हैं हाइड करने की डिटेल्स। इन्होंने लिखा जी, हेलो दिल भाई, हाउ आर यू भाई, ये कुछ क्वेश्चन है मेरे, प्लीज़ रिप्लाई करने की कोशिश करना जी। नंबर 1, कैन आई ओपन एक्टिविटी एंड वर्क ऑनलाइन एंड रिसीव पेमेंट्स इन माई पोर्चुगल अकाउंट इन आर्टिकल 89? यस सर, as I am working in India, I have clients here. When I will come Portugal, I want continue my Indian work because I provide online services. I can do my work from Portugal, and if I receive payments from my Indian clients, is countable for my activity which I open under Article 89? Of course, it will be, because you are working as a freelancer or you are working as self-employed, so it doesn't matter. My daughter is in the class 11th with medical subjects in India with English language. My question is, here in Portugal, as I heard the education in school is free. जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। Is the school language is English or Portuguese? It's Portuguese जी। इसके बाद, if it is in Portuguese language, how a child can continue study, or if any other solution है, please guide। देखें इसमें मैंने इस पे 1-2 इंटरव्यूज़ भी किए हैं और यंग स्टूडेंट्स के भी किए हैं। तो लैंग्वेज के लिए शुरू में स्पेशली जो बच्चे समझदार हों तो उन्हें थोड़ा सा इशू बनता है। समझदार से मुराद जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे ये आपने लिखा आपकी बेटी माशाल्लाह 11 साल की है। तो अमनदीप सिंह जी, इसके अलावा स्कूल में भी स्पेशल जो है पोर्चुगीज़ लैंग्वेज की क्लास भी करवाई जाती है ताकि बच्चे जो हैं वो पुर्तगीज़ी समझ सकें। इसके बाद आपने लिखा जी, माई एल्डर डॉटर इज़ नाउ 70 ईयर्स, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू ब्रिंग माई डॉटर इन पोर्चुगल फॉर हर ग्रेजुएशन इन मेडिकल? इज़ इट राइट बिफोर 18 ईयर्स ऑफ हर एज इन क्लास 11th 12th और आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज फॉर ग्रेजुएशन? थैंक्स दिल भाई फॉर योर रेगुलर सपोर्ट फॉर ऑल द नेशंस। तो अमनदीप जी, आपने भी अपना इंडिया का नंबर दिया हुआ है। तो इसके अलावा ये जो आपने 18 वाला मामला, देखें फैमिली रियूनियन के लिए जो पहली जो एज लिमिट है वो 18 ईयर्स है। 18 ईयर्स से कम वाले बच्चे जो हैं वो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है और उन्हें लाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं जब आपको एक दफ़ा रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। और अगर बच्चे की उम्र जो है वो 18 से ऊपर हो गई है और 21 साल से कम है, तो फिर ये होता है कि आपको उनका एडमिशन करवाना पड़ता है यहाँ के पुर्तगाल के किसी इंस्टीट्यूट में। तो वहाँ से भी फिर ये फैमिली रियूनियन से आप लेकर आ सकते हैं। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है प्रोसेस, लेकिन ये है कि अगर बच्चे अंडर एजुकेशन है, अगर वो पढ़ रहे हैं और अपने पेरेंट्स के डिपेंडेंट हैं, जो कि ज़ाहिर है जब बच्चे पढ़ रहे हों तो वो पेरेंट्स के डिपेंडेंट ही शुमार किए जाते हैं, तो इसलिए ये कोई परेशानी की बात नहीं। अगर आपको रेजिडेंस कार्ड मिल गया तो आप अपने उन बच्चों को भी ले आएंगे जिनकी उम्रें जो हैं वो 21 साल से कम हैं। तो लें जी, अमनदीप सिंह साहब और बाकी सब दोस्तों ने जिन्होंने ईमेल लिखी हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में इंशाल्लाह जो बाकी ईमेल है उनका भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।